अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर और मायनाज मईशतदान शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद आज जो मार्केट का या ओवरऑल कारोबार का जो सेंटिमेंट रहा वो बड़ा मुस्बत था। स्टॉक मार्केट में आज तारीख़ी तौर पर एक सेशन के दौरान 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। साथ ही साथ आज जब दिन चढ़ा तो जो डॉलर की कदर है वो भी नीचे आई, लेकिन उसके बाद फिर से वो बढ़ना शुरू हो गई। ये जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या अब इनमें मुसलसल बेहतरी आएगी या ये कुछ दिनों का वो जज्बा है जो IMF का उमूमी तौर पर पैकेज होने के बाद माजी में भी हम देखते रहे हैं। कारोबारी लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं वो कुछ डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। अब इसका तसलसल रहेगा या कुछ हालात बेहतर ही रहेंगे और या फिर कोई मामलात गड़बड़ भी हो सकते हैं, इस पर कुछ डिटेल बात करेंगे। दूसरा, आज जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कारोबारी और मुआशी हलकों में वो ये है कि 22% शरह सूद के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल IMF पैकेज और उसके बाद जो असरात हैं और ये जो स्टैंड बाय पैकेज है इसके पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। दूसरी अहम जो डेवलपमेंट है, ये ख़बर आई है जो शरीफ फैमिली के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब दुबई में क़याम के बाद सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ पर वो एक हफ़्ता क़याम करेंगे और मरियम नवाज़ साहिबा भी उनके साथ होंगी। बज़ाहिर तो लोगों ने ईद मनाई, लेकिन ईद से कुछ दिन पहले भी, ईद के दौरानिए में भी जो सियासी मुलाकातें हैं उनका सिलसिला जारी रहा। कुछ ये भी इत्तलात हैं कि जहांगीर तरीन कोई पंजाब से एक और बहुत बड़ा ग्रुप अपने साथ मिलाने वाले हैं। बहरहाल सियासी जो बिसात है वो कैसे बिछेगी और बादशाह कौन होगा, इस पर भी हम कुछ डिटेल बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो बुनियादी तौर पर हम IMF का जो पैकेज है वो आ गया। माजी में भी हमने देखा कि जब इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है या फिर जो एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी है उसके बाद 2-4 दिन तक या इवन 10-12-15 दिन तक मार्केट बड़ी पॉजिटिव रहती है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं और फिर से हमारा वो पुराना वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। आप समझते हैं अब ये जो 9 महीने तक पैकेज है, $3 अरब आएंगे, इससे एक सेंटिमेंट अब पॉजिटिव ही रहेगा, कारोबारी तबका समझ चुका है कि अब इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा मौका है, या फिर कोई ऊंच नीच हो सकती है? अब्बास साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने एक अच्छी बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो हमें कर्ज़ मिला है और IMF की शराइत के साथ मिला है, ये हमारे लिए लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इस पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जो उनकी ट्वीट आई थी और उससे पहले इसहाक़ डार साहब की, उससे यूँ लगता था कि मकाम शुक्र है कि हमें IMF का कर्ज़ा मिल गया है, लेकिन उस तासुर की नफ़ी करते उन्होंने कहा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि दुआ ये करें कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो और इसके बाद दोबारा हमें IMF की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने फिर ज़िक्र किया इंडिया का, जिसने 91 में प्रोग्राम लिया था आखिरी, उसके बाद दोबारा नहीं लिया। और इसमें मैं इजाफ़ा कर दूं कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि चीन ने 81 में ग़ालिबन या 82 में प्रोग्राम लिया था, उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी और वो अपने पाँव पर खड़े हो गए। हम ये इस लिहाज से इंतहाई बदकिस्मत वाक़े हुए हैं कि हम ये दर्जन से ज़ायद मरतबा जो है वो जा चुके हैं और अभी तक हमारा मईशत संभल नहीं रही। हम पाँव पर खड़े होने के बजाय मज़ीद कर्ज़ों की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि जब तक हम अपनी गवर्नेंस बेहतर नहीं करते, जब तक हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं करते, जब हम इकॉनमी को अपनी ज़रूरियात, अपने जो तकाज़े हैं और जो हमारी कौमी जो माहौल है उससे हम आहंग नहीं करते, उस वक्त तक ये शैतानी चक्कर चलता रहेगा। गवर्नेंस हमारी इतनी बुरी है कि ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि $50 लाख रोज़ाना स्मगल हो रहा है। भाई, स्मगलिंग को रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है? ओवरऑल जो स्मगलिंग है, ख़ास तौर पे ईरान से तेल की स्मगलिंग हो रही है, कहीं और से कुछ और हो रहा है, उसको हम रोक नहीं पा रहे, इंडस्ट्री हम चला नहीं पा रहे। तो अगर ये सारी चीज़ें उसी तरह की उसी तरह रहती हैं
तो ये पैकेज या उससे अगला पैकेज हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हम ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि अब ये हमें एक स्टैंड बाई प्रोग्राम मिल गया, क्या इसके बाद हमें अगला प्रोग्राम लेना होगा और इस प्रोग्राम के क्या फ़वाइद हैं, मईशत किस तरह हम संभाल सकते हैं, या फिर एक $3 अरब का हम कर्ज़ा अपने ऊपर चढ़ा के फिर कशकोल लेके कहीं ना कहीं खड़े होंगे? बेहद शुक्रिया। आपके इब्तिदाई कलमात में बड़ी अहम बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ ये इजाफा करूंगा कि ये 24 प्रोग्राम हम IMF के कर चुके हैं, 24 प्रोग्राम जी। और 1993 से अब तक जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, निगरानों को छोड़ दें तो 12वें वज़ीर आज़म हैं जी। और 12 प्रोग्राम कर चुके हैं, अब हम 13वां कर रहे हैं जी। और ये अफसोस से पड़ रहा है, मगर 100% यकीनी है, 100% या उससे भी ज़्यादा, कि 2024 में हम लंबी मुद्दत का बड़ी रकम के कर्जे के लिए IMF के पास जाएंगे। इसमें हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए, ये हकीकत मानना है। लेकिन ये आज अज़्म कर लें, जो आप गुड गवर्नेंस की बात की और मैं स्ट्रक्चरल इस्लाहात की करूं, अगर कौम और हुकूमत और इदारे ये अज़्म कर लें कि 2024 में जो ये 25वां प्रोग्राम होगा, ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम है, होना चाहिए, तो ये एक हकीकत पसंदाना बात होगी। लेकिन फ़िलहाल ये इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये अज़्म किया जाएगा, ये इस्लाहात की जाएंगी, नंबर 1। लेकिन 2024 में जाना 100% यकीनी है, नंबर 1। लेकिन एक अहम नुक्ता ये है कि 1993 से अब तक 12वें वज़ीर आज़म हैं, 12 दफ़े जा चुके हैं, तो ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं कि ये 12 के 12 प्रोग्राम नाकाम थे, बार बार जा क्यों रहे हैं। तो ये पता, अब ये जो 13वां प्रोग्राम है, इसमें कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो पिछले 12 में नहीं थी, जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये इससे मईशत में बेहतरी आएगी। जो चीज़ हमें तस्लीम करनी है, जो इब्तिदाई गुफ्तगू में भी बात आई है, बिल्कुल सही आई है। मईशत में जो बहरान था वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल मईशत में आर्जी तौर पर इस्तेहकाम आ गया है, या मैं आर्जी तौर पर इस्तेमाल करूँ। हमारा जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, ये लंबी मुद्दत के लिए टल गया है, लंबी मुद्दत के लिए। लेकिन इस टलने के साथ, इसलिए कि आप 2024 में नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये 3 अच्छी बातें हैं। चौथी बात यह है कि मईशत को चैलेंजेस और सलामती के ख़तरात, ये डिफ़ॉल्ट के टलने के साथ वो बढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि हम ये 4 नुकात को हम बिल्कुल जहन में रखें तो पूरी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप ये देखें कि हमने सितंबर 2022 से अब तक हमने उनकी दर पर शराइत मान ली, जिसमें हमारी मईशत तबाह हुई। $1 अरब हम भी नहीं मिला, ₹1 भी नहीं मिला हमें। तो अब ये जो पहली किस्त मिलेगी, ये एक्चुअली वो जो हम पेश की शराइत पूरी कर चुके थे, जो हमें जून से पहले मिलनी चाहिए थी, वो $1.1 अरब तो अभी हमें मिल जाएगा मेरे ख्याल है मिड जुलाई तक। बाकी $2 अरब और मिलेंगे। लेकिन आपको दोस्त ममालिक से $3 अरब मिलने वाले हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा शायद हमें कुछ पैसे दे दे जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद में, और हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी अब कर सकेंगे। यानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को कर्जे रकूम मिलेंगी, रोल ओवर्स होंगे, जिससे कर्जों का बोझ बढ़ेगा। लेकिन रिजर्व्स में मैं समझता हूँ जब ये हुकूमत होगी तो शायद $5 अरब जो है वो हमारे। डॉक्टर साहब, सवाल ये है, आपने भी एक तारीखी जो हवाला है वो दिया, इरशाद साहब ने भी तारीखी बात की। अब जो कारोबारी लोग हैं वो ये सवाल करते हैं, या उमूमी तौर पे माशी तज्ज़ियाकार भी ये बात करते हैं कि 22% शरह सूद है, कर्ज़ तो हमें मिल जाएगा, एक रिवायती तरीका है, पहले भी मिलता था, और वो सिलसिला मज़ीद बोझ ही बनेगा। एक्टिविटी रन करनी है, उसके लिए IMF की ये शराइत होते हुए आप समझते हैं कि कारोबार के लिए माहौल साजगार बन जाएगा इस शरह सूद के साथ, इस एक्सचेंज रेट के साथ? और अगर हम माहौल साजगार बनाने के लिए इन शराइत से रूगर्दानी करते हैं तो उनका नतीजा क्या हो सकता है? ये बड़े अहम नुक्ता है। पहले मैं आपकी खिदमत में एक फिगर देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताऊँ कि आप ये देखिए कि 1979 में सोवियत इन्वेजन हुआ, बेतहाशा में इमदाद मिली। उसके बाद 2009-11 हुआ, बेतहाशा इमदाद मिली। तो ये जो 1979 से अब तक 2016 तक हम गुड बुक्स में रहे, क्योंकि हमारी ज़रूरत थी। मगर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, बेतहाशा इमदाद मिलने के बावजूद 1980 से 2016 तक हमारा जो औसत ग्रोथ रेट था भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से कम था।
हमारे भाई सनतकार जो ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे खिदमत में यह करना चाहता हूँ कि आप सब कुछ समझते हैं, ज़रा आप इस सवाल पर गौर करें कि ये इस 33 वर्षों में तमाम बेतहाशा इमदाद, कर्जे मिलने के बावजूद, असासे भी बेचे आपने, कर्जे माफ भी हुए, तो हमारी ग्रोथ रेट 4.75 श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत से कम क्यों थी? इसका मतलब ये कि 22% की जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये 22% है क्यों? उसमें कौन कौन जिम्मेदार है? क्या ताजिर, सनतकार, टैक्स चोरी करने वाले, स्मगलिंग करने वाले, हुंडी हवाले का कारोबार करने वाले, स्टेट बैंक, FBI, हमारे दूसरे इदारे, वो सब इसमें शामिल नहीं है? यकीनन शामिल है। बात ये थी कि ये पहले आप तस्लीम कर लें, और सब आप लोग सब समझते हैं कि मईशत की तरक्की के लिए बुनियादी चीज़ टैक्स और GDP का तनासुब आपका बढ़े, लेकिन वो मुनसिफाना टैक्सों का निज़ाम, यानी आमदनी पर आप टैक्स, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं। तो आप ये देखिए कि 1995 में 14.4% टैक्स GDP था, आज वो जो है 10% पे आ गया, तो 4000 अरब रुपए साल तो आप कम ले रहे हैं 95-96 के हिसाब से। जून 2022 के बजट पर चले जाएं, उसमें ये कहा गया कि 3000 अरब रुपया सालाना टैक्स की चोरी हो रही है, हुकूमत कह रही है, और हम उसको वसूल करके आवाम को फायदा पहुंचाएंगे। अब नई फिगर हुकूमत ने दे दी 3970 अरब रुपया। तो जनाब, जब आप टैक्स नहीं देंगे, जब आप टैक्स की चोरी करेंगे और सारा पैसा जो है वो कर्जों की सूद में चला जाएगा, बजट खसारा हो, तरक्याती अखराजात में कटौती होगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी और ग्रोथ रेट भी आपका स्लो होगा, कर्जे भी बढ़ेंगे, डेट सर्विसिंग भी बढ़ेगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी, तो आप अगर 38% महंगाई है, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि डिस्काउंट रेट 15% आ जाएगा? IMF और नो IMF, ये भी तो आप देखिए कि 38% महंगाई में 22% का मतलब है 16% मनफी। ऐसे तो नहीं मैशियत चल सकती। इसका मतलब ये है वो स्ट्रक्चरल इस्लाहत और गुड गवर्नेंस, ये दो चीज़ें क्योंकि हम नहीं कर रहे, और स्ट्रक्चरल इस्लाहत ना करने की बुनियादी वजह सियासी फ़ायदे, और ताजिर, सनतकार इदारे, FBI, स्टेट बैंक, वो सब मिल के इसमें उनका किरदार है। वो अशराफिया की मीशत है जिसकी वजह से ये खेल हो रहा है। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी, माशी अशारिये ठीक होंगे, तो डिस्काउंट रेट नीचे आएगा। तो लेकिन जब आप ये जनाब अली जी डॉक्टर साहब, एक तो हमने इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई हुई थी वो हटा दी, उसकी वजह से आपका ख्याल है कि चूँकि IMF से मुआहदा हो गया, तो अब हमारे डॉलर पर कोई रिज़र्व पर कोई दबाव नहीं आएगा, एक बात। दूसरा, हमने ये शर्त मान ली कि फ्री फॉल होगा डॉलर का, दो रेट नहीं होंगे, मार्केट फोर्सेस तय करेंगी जो भी रेट होगा। तो इसकी वजह से मईशत को क्या फ़ायदा होगा, और हमारे रिज़र्व पर क्या दबाव आएगा, या हमारे रिज़र्व बढ़ेंगे? ये बड़ा आम सवाल है। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि हमने इंपोर्ट्स 21 अरब डॉलर कम की हैं पिछले साल, 21 अरब डॉलर पिछले साल के मुकाबले में। अच्छा। अब अगर तो उसमें से मनफी ग्रोथ रेट हो गई। IMF और नॉन IMF, अगर आप दवाइयाँ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे, मशीनरी भी नहीं कर रहे, तो फिर आपका सनत तजारत तो चलेगी नहीं। तो इसका मतलब है तो हमें बढ़ानी थी, IMF ना भी गया तब भी बढ़ानी थी। इसलिए एक दूसरे ये था कि ज़रूर हमें कर्जे मिलेंगे। 4 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स आप कर चुके हैं, कंटेनर में माल पड़ा है, वो भी आपको रिलीज करना है। 4 अरब डॉलर आपने मल्टीनेशनल्स को प्रॉफिट भेजने से रोका हुआ है, वो प्रॉफिट भेजने के लिए बेचैन है, बिल्कुल, वो भी जाना है आपका। तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट्स भी आपकी यकीनन बढ़नी है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, वो भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको 2 कर्जे भी मिलेंगे, रोल ओवर्स भी होंगे। तो ये जो आपको पैसे मिलेंगे, मेरा अब भी ये ख्याल है कि जब ये हुकूमत जाएगी तो उस वक्त हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व है उसमें कोई 5 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका होगा, मगर वो आर्जी इजाफा होगा, उससे उनको सियासी फायदा हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली रुपये की कदर में बेहतरी कल भी आएगी, आज भी आई है, लेकिन ये फिर गिरेगा, क्योंकि आपके इशारे खराब हैं। रुपये की कदर भी गिरेगी, रिजर्व पर भी आपके दबाव आएगा, इसलिए कि आपके इंडिकेटर्स ख़राब हैं। और ठीक करने के लिए जो इस्लाहात चाहिए हैं वो आप करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पूरा जोर जो है वो मुल्की कर्ज़ों पर है। मुझे फ़िक्र इसलिए है कि मैं आपको एक फ़िक्र दे दूं ताकि संगीनी का अंदाज़ा हो जाए। 2018 में जब हमारी आज़ादी को 71 साल हुए थे, तो हमारे टोटल कर्जे जो थे, लाइबिलिटीज़ 30,000 अरब थे। अब ये 73,000 अरब हो गए, यानी 71 साल में जितना दिया था, पौने 5 साल में उससे कहीं 43 अरब बढ़ गए। तो सवाल ये कि इस से अगर बढ़ेगा और रुपया जब
तो आपको याद है आए थे 121 रुपए का था, अब ये 285 पर आ गया, थोड़ा बहुत कम भी कर लें। इतनी ज़बरदस्त कमी ऐसे मुल्क में जहाँ के इम्पोर्ट बेस भी है, तो इसके असरात मनफी तो आएंगे। तो ये ठीक करने के लिए इस्लाहात चाहिए, वो अब नहीं कर रहे। इसलिए ये जो कर्जा अभी मिला है, मैं उसको ये कहूँगा इसका मकसद मईशत की बहाली नहीं है, इसका मकसद डिफॉल्ट पोस्टपोन करना है, वो हो गया। अच्छा, ये डॉलर का जो रेट अब फ्री फॉल होगा, मार्केट फोर्सेस तय करेंगी और बैंक रेट नहीं होगा, इससे डॉलर मुस्तहकम होगा? देखिए, मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ किया कि फ्री, ये जब आप आज़ाद छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सट्टेबाजी के लिए आज़ाद छोड़ दिया। वो स्टेट बैंक बैठा है, अगर रूटीन में आपके अशारिये ख़राब हैं, जैसे आज मैं बता दूं कि 285 नहीं है आपका, इस रेट इससे कहीं ज़्यादा है, हुकूमत कुछ भी कहे इससे कहीं ज़्यादा है आपका, तो वहाँ तो जाएगा वो, उसको तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कोई सट्टेबाजी करके गिराने की कोशिश करेगा तो इन स्टेट बैंक को इंटरवीन करने का हक है, लेकिन उसको आज़ाद छोड़ते हैं, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ते हैं और वो उससे रुपया गिरेगा, खुदा न खास्ता कुछ दिनों में बेहतर होगा, ये अल्टीमेटली गिरेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि असल रेट आज 285 से कहीं ज़्यादा है हमारा एक्चुअल रेट, इसलिए कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई रुकी हुई हैं, जो कुछ होगा, इम्पोर्ट्स बढ़नी है, आपने खुद बता दिया इम्पोर्ट्स बढ़नी है, एक्सपोर्ट इतनी आपकी बढ़ने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ों का लगता है ऐसी है कि दबाव रहेगा, इसलिए कि ये कर्जे लेके जो आप कर रहे हैं ना, असल खेल होगा स्ट्रक्चरल इस्लाहात, बरामदात बढ़ाना, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स को कम करने का तरीका ये है। उस पर कम रोक तो नहीं सकते, मार्जिन तो आप बढ़ा सकते, टैक्सेस तो बढ़ा सकते, वो हमें बैलेंस करना नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का भी इसमें किरदार है। ब्लिंकन से मुलाकातें जो थी बिलावल भुट्टो साहब की और गुजारिशात थी, उसकी वजह से भी हमें IMF ने रिलीफ दिया है एक लिहाज से। दो सवाल हैं मेरे, एक तो ये है कि क्या अगर ये दोस्त ममालिक की मेहरबानी से ये हमें IMF ने प्रोग्राम दिया है तो उनकी क्या ख्वाहिशात होंगी, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो ताख़ीर हुई है, और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ चीज़ें अब भी नहीं मान रहे थे डार साहब, और डार साहब ने कहा कि मेरा ख़्याल ये था कि अब अगर मैं टैक्स लगा दूँ और फिर भी मुआहदा ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस ताख़ीर से हमने क्या फ़ायदा उठाया, और दोस्त ममालिक के जो हम मरून मिन्नत हुए हैं उसके क्या हमें सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी? ये दोनों बेइंतहा आम सवाल हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, अगर आपका जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, तो हुकूमत की गलती है, खाली डॉक्टर साहब की नहीं है, ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था सितंबर 2022 में जी। आपने इसको जून तक एक्सटेंड कराया, ठीक है, उस पर तो $1 भी नहीं मिला आपको ना, मईशत को ह्यूज नुकसानात उठाने पड़े उस गलत फैसले के कि आपने उसको एक्सटेंड कराया और एक धेला आपको मिला नहीं, और आप बेतहाशा जो है अपना शराइत पर अमल दरामद करते रहे, पेशगी अलशरम, वो गलती थी। डॉक्टर साहब की गलती ज़रूर थी कि वो इस चीज़ को नहीं समझे या कुछ जज्बात में आ गए कि हमें ये पता था कि मईशत इतनी तबाह है कि IMF से हर कीमत पे लेना है, और मैंने तो आपसे कह दिया कि 2024 में भी दोबारा लेना है। तो ये दोनों बातें सही हैं, मगर जो पहला आपने सवाल किया वो बड़ा ख़तरनाक है, बहुत खौफनाक बात है। देखिए, आप ये है कि इस वक्त हम जो रह रहे हैं वो न्यू ग्रेट गेम अमेरिका का चल रहा है, और एक नई सर जंग, न्यू कोल्ड वार एरा शुरू हो चुका है। न्यू कोल्ड वार एरा में भारत और अमेरिका बहुत करीब आ गए हैं, और वो उसको चीन के मुकाबले में अमेरिका को, भारत को खड़ा कर रहा है। वो खड़ा हो या ना हो, लेकिन हमें उन्होंने गिराना है। हमारे जौहरी प्रोग्राम, हमारी जोग्राफी सरहदें, हमारी एतमाद का बुरान, हमारी मईशत, इस सब को अमेरिका अब भारत की ख्वाहिश में, और इसलिए कि पाकिस्तान को चीन के साथ ताल्लुकात को नुकसान दे, हमें उसने नुकसान पहुँचाना है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिफारिश हमने कराई है, बहुत पहले से हम अमेरिका से सिफारिश कराए थे, लेकिन अमेरिका ने हमारी मईशत को इतना तबाह होने दिया कि हम अगला प्रोग्राम लेने के लिए भी मजबूर हो जाएं। वो उनके हिकमत अमली के तहत हुआ था। अमेरिका को पता था कि चीन इस वक्त उस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करने देगा। चीन भी नहीं चाहता था कि अमेरिका भी नहीं चाहता था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे फिलहाल, क्योंकि वो जंग चल रही थी। अब ख़तरा ये है कि अमेरिका ये चाहेगा, जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि ये जो 2024 में आप 3 साल की मुद्दत का कर्जा लेंगे, उसकी शराइत इतनी सख्त होंगी माशी और सियासी कि वो उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा सामने आएगा।
जो आज हम ऐलान कर रहे थे डिफ़ॉल्ट, वो आपका उस 2024 के 3 साल के बाद वो ख़तरा सामने आएगा और उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि आपके हालात इतने ख़राब हैं कि अब आपको कोई पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है, ना IMF ना हम। अब आप बैठ के बात करें कि क्या आप इस काबिल हैं कि जौहरी प्रोग्राम को रखें। और जी ठीक है डॉक्टर साहब, जी ठीक डॉक्टर साहब, एक जुमला आप इजाजत दे दें, एक जुमला। अमेरिका का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जौहरी प्रोग्राम, उसका मकसद ये है कि भारत को ऊपर लाने के लिए और खुश करने के लिए एक तरफ तो FATF को आगे लाएगा 2024 में, मैं आज आपको बता रहा हूँ FATF खेल, लेकिन दूसरा खतरा ये है कि 2024 के 3 साल के बाद अमेरिका की ख्वाहिश ये होगी, खुदा न खास्ता अमेरिका ये चाहेगा कि हमारी सरहदें अफगानिस्तान, हमारी सरहदें चीन, हमारी सरहदें ईरान से ना मिलें। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके वक्त का बहुत हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो नवाज शरीफ साहब की बैठकें हैं दुबई में और अब सऊदी अरब जा रहे हैं, इस पर डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि दुनिया की सियासत में हमेशा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रही है और अब पाकिस्तान की जो सियासत है और मईशत, ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल लाजिम व मलजूम सी कैफियत है इनकी। और ऐसे में नवाज शरीफ साहब भी, इरशाद साहब, उनकी टाइमिंग भी बड़ी देखने वाली है। इस मुआहदे से पहले वो दुबई पहुँचे, कुछ मुलाकातें हुई, अब मुआहदा होने के बाद वो सऊदी अरब जा रहे हैं। अब ये एक फितरी सी बात है कि जब भी हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर वो चाइना जाए या सऊदी अरब जाए या दुबई जाए तो हमारी उम्मीद या तवक्को यही होती है कि वहाँ से कुछ माल मवाद आ जाएगा, कोई डॉलर वगैरह आ जाएंगे। ये एक हकीकत है और ये एक फितरी, एक कौम की नफ्सियात भी बन गई है। आप समझते हैं कि ये जो दौरा है वो नवाज शरीफ की ज़ात के लिए सूदमंद होगा या पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद होगा, या इस दौरे से ना मियाँ साहब को कुछ मिलना है ना पाकिस्तान को कुछ मिलना है? अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि जो जब जाते हैं हमारे लीडरान कराम, हुक्मरान, तो ये होता है कि कुछ डॉलर आएंगे, कुछ रियाल आएंगे, कुछ दिरहम व दीनार आएंगे। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म ने की, तो अब तो हालत ये हो गई है कि हम जब जाएं कहीं तो अगले समझते हैं कि मांगने आ गए हैं। यानी हमारी माशाअल्लाह शोहरत ये हो गई है कि लोग समझते हैं किसी काम के लिए भी हम जाएं तो अगले समझते हैं ये मांगने आए होंगे। तो ये अफसोसनाक बात है, लेकिन हकीकत भी यही है। तो नवाज शरीफ साहब का जो दौरा दुबई और दौरा सऊदी अरब के मकासद 2-3 हैं जो सामने आ रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है इत्तेहादियों से मुलाकात और अपने लोगों से मुलाकातें। नवाज शरीफ साहब ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे इक़्तिदार से हटने के बाद पाकिस्तान मुश्किलात का, इक़्तिसादी और माशी मुश्किलात का शिकार हुआ और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात जो दोस्त ममालिक के साथ थे उसमें सर्दमेहरी आई और मैं ही मामलात को ठीक करने की पोजीशन में हूँ। मैं मियाँ नवाज शरीफ, कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खा वो शहबाज शरीफ साहब हूँ, वो भी कुछ नहीं कर सकते। मैं एक सुप्रीमो के तौर पर, मुस्लिम लीग के सुप्रीमो के तौर पर मैं ही ये मामला ठीक कर सकता हूँ। मुझ पर ही दोस्त ममालिक के सरबराहान भी एतमाद करते हैं और वहाँ के सरमायाकार भी एतमाद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ख़बरें भी ये चलाई गई कि वहाँ इन्वेस्टर्स ने मुलाकात की और सऊदी अरब में भी सुना है कि कुछ लोग उनसे मुलाकात करेंगे। तो वो इस तासुर को पुख्ता करना चाहते हैं, एक जी। दूसरा ये है कि वो इन दोस्त ममालिक से इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि अगर हमारी हुकूमत आती है अगले इलेक्शन में तो उस पहले ज़रूरी है कि हमें इतना कुछ मदद की जाए कि हमारे लिए हमने जो एक कीमत अदा की है 1.25 साल की हुकूमत में सख्त फ़ैसलों की, तो उसको तब्दील किया जाए
इतनी हमारी मदद की जाए कि हम इलेक्शन में जाने के काबिल हों, हमारी यानी हम पोजीशन अपने बेहतर शोकेस में हो, कुछ हम रख सकें। शोकेस में कुछ रख बिल्कुल सकें, ठीक हम है। पेश कर सकें और फिर जब हुकूमत में आए तो हम मसाइल हल सही। कर सकें। मुस्लिम लीग इरशाद साहब, मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा अवैस लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब, नवाज शरीफ साहब एक मुद्दत के बाद लंदन से उठे, दुबई आ गए, दुबई के बाद अब वो सऊदी अरब जा रहे हैं। इन दौरों का मकसद बुनियादी तौर पे क्या है, और क्या पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को करें कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में उतरेंगे तो 10-12 बिलियन डॉलर उनके साथ पाकिस्तान में लैंड करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और इरशाद भाई का। जी आपने इनवाइट किया, मेहरबानी आपकी। मियाँ नवाज शरीफ साहब शुरू से ही, जब से पाकिस्तान से गए थे, जब उनकी तबीयत को इश्यूज थे, उस वक्त से लेके अभी तक उन्होंने कभी भी पार्टी की रहनुमाई या उसके साथ इंटरेक्शन कभी कोई मिनिमाइज़ नहीं किया। और हर चीज़ जो शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पॉलिटिक्स को, PMLN को स्टेयर करके मूव किया, उसमें नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन बतौर एक रहनुमा के और एक उसके वो लीडर के जो पार्टी का होता है वो रही है। अभी क्योंकि इलेक्शंस का दौर आ रहा है और इलेक्ट्रल जो एक्टिविटी होगी उसके अंदर हर सियासी जमात को चाहिए कि वो इलेक्शंस के लिए अपना एक मैनिफेस्टो दे और आइंदा आवाम को कोई उम्मीद दिखाए, और उम्मीद रियलिटी की बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। तो उसी के लिए मेरे ख़्याल में PMLN ने काम अभी से शुरू कर दिया है। अपनी इंटरनेशनल जितनी भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की जो जी कनेक्टिविटी हमारे साथ और इकॉनमी के साथ एक है, पाकिस्तान के अंदर जो एक फ़ाइनेंशियल और फिस्कल जो जी डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है, IMF की जो शराइत है उसके मुताबिक, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी आप एक्टिविटी देख रहे हैं। और मुझे तो ये प्री इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आएगी, जो पार्टी भी जीतेगी, तो तमाम पार्टीज़ को मुस्लिम लीग नून की तरह अपनी ये जो प्रिपरेशन है वो शुरू अभी से कर देनी चाहिए। लगारी साहब, ये फरमाएं कि अब मियाँ साहब वतन कब वापस आएंगे? हुकूमत आपकी है, उनके छोटे भाई बरदर खुर्द जो हैं वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, सेहत भी अब माशाल्लाह ठीक है, वो फ़्लाई करके पहले सऊदी अरब आए, उम्रा करके गए, अब वो माशाल्लाह दुबई से होके जा रहे हैं। तो अब वतन कब वापस तशरीफ़ ला रहे हैं? कोई प्रोग्राम? इरशाद भाई, इसमें 2-3 एंगल्स हैं जी। एक उनका पर्सनल जो उनकी वकला की टीम है जो उनको उनके अपने लीगल इश्यूज़ के ऊपर एडवाइस कर रही होगी, लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से तो हमारी यही ख्वाहिश है कि वो ऐसे वक्त के ऊपर आएँ जब हमारी जमात को सियासी तौर के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। सही। क्योंकि अगर आप सियासत में कोई चीज़ गलत वक्त पे कर लें, जल्दी कर लें, देर से कर लें, उसके तमाम के एक कुछ ना कुछ होते हैं जो मुहर्रिकात होते हैं। तो हम लोग जी चाहते हैं बतौर पार्टी के कारकुन और ऑफिस बेरर्स के कि मियाँ साहब उस वक़्त जी तशरीफ़ लाएं जब PMLN को उसका अगले इलेक्ट्रल प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांटेज हो। तो वो इलेक्शन के बहुत पास भी हो सकता है, उससे कुछ देर पहले भी हो सकता है जी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील हो या जो भी जितने भी मराहल पार्टी ने जिसमें से जाना है इलेक्शन से पहले, अगर रीऑर्गेनाइजेशन भी हो तो उसमें मियाँ साहब मेरे ख्याल में फुली एक्टिवली शहबाज साहब के साथ मिल के इस पार्टी को स्टेयर करेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा लगारी साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट चाह रही है और सुना है कि मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया है। क्या वाकई कोई फार्मूला बन रहा है इलेक्शन में जाने का पीपल्स पार्टी के साथ? सर अभी तक हालांकि PDM का ऐसा पीपल्स पार्टी नहीं थी, लेकिन बाय इलेक्शंस के अंदर तो बड़ा एक सिंपल फार्मूला अपनाया गया था कि जो जिस पार्टी का रनर अप, हालांकि कोई किसी किस्म का इलेक्शन अलायंस नहीं था हमारा उनके साथ, लेकिन जहां भी रनर अप जिस जमात का होता था पिछले इलेक्शन के अंदर, फ़र्ज़ करें कि PTI ने जीता हुआ तो अगला जो भी रनर अप होता था उसी को तमाम जमातें उस वक्त सपोर्ट करती थीं। लेकिन गालिबन अब अगले जनरल इलेक्शंस के अंदर
ये चीज़ को फॉलो शायद ना किया जाए, क्योंकि हर जमात की ख्वाहिश होगी कि वो आवाम के पास जाके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी को प्रूव करने की कोशिश करे। तो अभी आप वो फार्मूला जो आपने बाई इलेक्शंस के अंदर देखे पिछले 1 साल 1.5 में, वो आप शायद फार्मूले ना देखें। ये तो मुझे एक बतौर एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि आई एम नॉट प्रीवी कि क्या बातें हुई क्या ना हुई क्या नहीं हुई दुबई में, लेकिन हर पार्टी की ख्वाहिश होगी कि वो अपने लोगों को, वर्कर्स को जिन्होंने मेहनत किया है, कम से कम लोगों को जी कुर्बानी के उस इम्तिहान में से गुजारे। अच्छा, ये फरमाएं कि जब ये असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, पंजाब असम्बली तोड़ी गई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, तो उसके बाद आपने कैंडिडेट खड़े किए थे। अब जब इलेक्शन होते हैं तो आपके वही कैंडिडेट्स होंगे या नई लिस्ट जारी करेंगे, नए लोगों को मौका देंगे? इरशाद भाई, हमने पीटीआई ने तो एप्लीकेशंस सीक की थी सर, और उसके ऊपर पार्लियामानी बोर्ड ने भी उनके फैसला किया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उस प्रोसेस में से कैंडिडेट्स को एप्लीकेशंस के ज़रिए या पार्लियामेंट्री बोर्ड के ज़रिए नहीं गुजारा था। मेरे ख्याल में एक बिल्कुल क्लीन स्लेट होगी, लेकिन हमने अपनी पार्टी की हायरार्की से ये ज़रूर बात सुनी है कि जितने भी एमपीएज और हमारे एमएनएज थे जो एक बहुत मुश्किल दौर में से गुजरे और इम्तिहान की हर किस्म का इम्तिहान उन्होंने में सुरखरू हुए और पार्टी के साथ लॉयल रहे और इलेक्टेड भी थे, तो उनको तो मेरे ख्याल में उसमें से बहुत कोई अनयूजुअल केस इस किस्म का हो तो हो, वरना मेरे ख्याल में हमारी पार्टी की क़यादत और पार्लियामेंट्री बोर्ड उनकी इस्तकामत और उनकी पार्टी के साथ खड़े रहने को ज़रूर रिस्पेक्ट करेगी। अच्छा, ये फरमाएं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, किसी जलसे में, किसी इज्तिमा में बहुत कम नज़र आते हैं, इसकी वजह क्या है? मुख्तलिफ औकात के ऊपर मुख्तलिफ जी लेवल की एक्टिविटी, बीच में उनकी वालदा की और उनकी अपनी कुछ स्पाइन का कुछ जी मसला था, उसकी वजह से उनकी लो रह गई, लेकिन अब कुछ अरसे से वो इलेक्टेबल्स को और अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ औकात के ऊपर बहुत दफ़ा मुलाकातों का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। और हमारी ख्वाहिश यही होगी कि क्योंकि इलेक्टेबल्स की और कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की जो एक पूरा एंगल और एक जाविया होता है, उसके अंदर नून लीग के अंदर हमज़ा शहबाज शरीफ का बहुत एक कलीदी किरदार हमेशा रहा है। और मेरे ख्याल में पूरी शरीफ फैमिली के जितने भी लोग पॉलिटिकली इस वक्त एक्टिव हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा और हमज़ा शहबाज साहब हैं, वो लोग तमाम अपनी पूरी एफर्ट और पूरी एनर्जी के साथ ही इस इलेक्ट्रल जो अगला जो इलेक्शंस का मरहला हो रहा है उसमें फुली एक्टिवली पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। जी अच्छा लगारी साहब, सदरन पंजाब पिछली बार सूबा महाज और फिर पीटीआई बहुत बड़ा चंक ले उड़ी, अब की बार जरदारी साहब वहाँ पे सरगर्म हैं, नून लीग का नंबर क्या कुछ बढ़ेगा? ज़ाहिर है आपने बतौर तर्जुमान पार्टी कहना है बढ़ेगा, लेकिन हकीकत क्या है? आपने इलेक्टेबल्स का भी जिक्र किया, आपने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया, आपको यहाँ पे अब पीपल्स पार्टी डैमेज करेगी या पीटीआई डैमेज करेगी? मेरे ख्याल में जी पिछली दफ़ा 2018 में अगर आप देखें 2013 और 18 के अंदर फ़र्क जनूबी पंजाब के अंदर उन सीटों पे आया जहां हमारे कैंडिडेट्स ने शेर का निशान लेने से इनकार कर दिया था और टिकटें वापस की थी आखिरी दिन पे। सही। वो किन वजूहात के ऊपर से हुआ, किन वजूहात से नहीं हुआ, उसमें अगर ना भी पढ़े आप, मेरे ख्याल में हम 2013 के अंदर जो हमारा जनूबी पंजाब से अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट था, हम इस वक्त जनूबी पंजाब के 3 जो डिविजन्स हैं, बहावलपुर, देरा गाजी खान और मुल्तान, उसमें हम तकरीबन वही रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमने 2013 के अंदर नून लीग ने रिप्रेजेंटेशन ली थी। तो उसकी वजह से क्योंकि लोगों को अब आम आवाम के अंदर भी ख़ास तौर पे IMF की डील के बाद एक उम्मीद की जो लहर है
वो अब क्रिएट होगी, जो जी। आज से होना शुरू हो गई है। और लेकिन उसकी वजह लगारी से साहब- लोग पंजाब लगारी साहब पंजाब मसला के ये अंदर है, हुकूमत नून लीग की देख रहे हैं। देखिए लगारी साहब मसला ये है, पिछले साल की निस्बत इस साल 28% लोगों ने कुर्बानी कम की है। आपने IMF की बात की है, IMF कागज़ों में लिखी मईशत है, लेकिन अवाम की मईशत आप बेहतर समझते हैं, हल्के के लोगों की मईशत मुख्तलिफ होती है। शायद बहुत से लोगों को IMF से, इस डेबिट क्रेडिट से कोई सरोकार भी नहीं है, लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, गवर्नेंस के एतबार से, लोगों की हालत बेहतर करने के एतबार से मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है और वो सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट जा रहा है? सर, ये हकीकत है कि महंगाई बहुत एक अहम वो एक फैक्टर होगा, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने से बचाने के मरहले में से और IMF के मरहले में से ना गुजरते तो बेहतरी आ ही नहीं सकती थी इन द फ्यूचर। सो ये अगला इलेक्शन मेरे ख्याल में पिछले 1 साल या 4 साल के इल्ज़ामात के बजाय अगले 5 साल की उम्मीद के ऊपर गालिबन जो हमारा कंस्टिट्यूंसी में लोग हैं वो इसको देख के करेंगे कि आगे बेहतरी कौन लेके आ सकता है। डिफ़ॉल्ट को पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से किसने बचाया और किसने अमलन वो कदम उठाए जिससे ये हुआ, वो तो नून लीग के सर पे उसका जो सेहरा है वो आता है। तो अब आइंदा की उम्मीद जो है महंगाई और पिछले सालों की जो हरकत थी हुकूमतों की, उससे ज़्यादा ये होता है। दूसरा जो आपने जी गवर्नेंस की बात फरमाई, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पंजाब के अंदर अक्सर अब गवर्नेंस के इशू सूबों के पास हैं। जी मेरे ख्याल में तकरीबन बिजली के अलावा 99% तमाम इश्यूज प्रोविंसेस के पास होते हैं और प्रोविंशियल हुकूमत जो है वो इस वक्त नून लीग की नहीं है। और उसके अंदर जो बदतरी पिछले 4 साल में देखी गई, शहबाज साहब की एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक और ही लेवल की थी। मेरे ख्याल में लोग सूबों के अंदर तो ये उम्मीद ज़रूर रखेंगे कि नून लीग वाली सूबाई हुकूमत का दौर वापस आए ताकि उनको बेहतर सर्विसेज की डिलीवरी भी मिल सके इंशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाएं, आखिरी सवाल, ये अब आपकी हुकूमत आती है, जो नज़र आ रहा है, आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत पंजाब में मुस्लिम लीग नून बनाएगी, ये जनूबी पंजाब या सराइकी सूबे का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि पिछले 10-12 साल से तो हम ये सुन रहे हैं, अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए जी, पिछली दफ़ा हमें बड़ा अच्छा मौका पिछली हुकूमत में मिला था जी जहां तकरीबन तमाम जमातों ने, तकरीबन नहीं तमाम जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने और PTI ने सूबा जनूबी पंजाब के हक में बात की थी। लेकिन हमारी एक इजाफी शर्त थी कि भावलपुर के सूबे का स्टेटस भी बहाल किया जाए। जी हम लोग इस चीज़ के ऊपर कारबंद हैं और हमारी ख्वाहिश होगी कि बाकी जो जमातें हैं या आज़ाद जो लोग इलेक्ट होके आएंगे असम्बली में, वो लोग इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करें कि जनूबी पंजाब का काम भी हो जाए और भावलपुर को जो सूबे का एक स्टेटस हमने पाकिस्तान की स्टेट ने एक प्रॉमिस किया था कई दहाइयों पहले, वो भी दोबारा बहाल हो जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार अवैस लगारी साहब। वक्त का एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो सेहत कार्ड है उस पर जो सहूलियात हैं उनको महदूद किया गया है, वजह क्या बनी है, निगरान हुकूमत ये क्यों किया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जो पंजाब की निगरान हुकूमत है इसकी जानिब से जो सेहत कार्ड मंसूबा था उसको महदूद किया गया है और अब इसका जो तरीक़ाकार है कुछ अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कौन मुस्तहिक है या नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई दिल का इलाज करवाता है या फिर जो गायनी ऑपरेशन हैं वो करवाता है तो उसको 30% हिस्सा खुद से अदा करना होगा, जबकि 70% जो है वो इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। जबकि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो फिर सारा आपका इलाज फ्री होगा। इरशाद साहब, ये जो इसके बदले गए हैं खदोखाल,
आप समझते हैं ये मुनसिफाना है और वाक़तन इसका मिसयूज़ हो रहा था और जो है वो पैसा बेजा इस्तेमाल हो रहा था? अब साहब ये गरीब मार फैसला है, गरीबों के साथ ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, हक तलफ़ी है और निजी अस्पतालों ने या डॉक्टरों ने जो ज़्यादती की है उसका बदला गरीब आवाम से या मुस्तहिक आवाम से, बल्कि आवाम से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे मेरा ख़्याल सवाल करते हैं कि इस मंसूबे को उस अंदाज में क्यों जारी रखना मुमकिन नहीं रहा? कोई माली दुश्वारियाँ हैं या कोई और वजह है जिसकी वजह से इस मंसूबे को तब्दील किया जा रहा है? डॉक्टर साहब, इस हवाले से कुछ ब्रीफ करें हमें। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये फैसला कई वजूहात की वजह से ज़रूरी हो गया था। जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जाहिर है इसमें 140 अरब रुपया दरकार है और तकरीबन अगर आप देखें कि 1 घंटे का तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा था और वो भी यूज कम हो रहा था और मिस यूज हो रहा था कि इसमें अमीर और गरीब सब लोग इलाज करा रहे थे। तो जाहिर है कि गरीबों के तक ये होना चाहिए महदूद और अमीरों को पे करना चाहिए और वो पेमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है। 4,750 रुपए हैं जो उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान के लिए ये प्रीमियम देना है, कल पे करना है। जब ड्राइवर का दे दें, कैमरामैन साहब का दे दें, किसी का भी दे दें और वो खुद ही कवर्ड होंगे 10 लाख की हद तक। पहले भी ये 10 लाख की हद थी, दूसरी वही कंटिन्यू हो रही है। और दूसरा, इसमें कुछ ऐसे इलाज थे जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे थे और वहाँ पे जाके उनका इलाज जो हमारे हिसाब से खातर का नहीं हो रहा था, मिस यूज हो रहा था। और हमारे लिए वहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स में तो फिर भी हमारे लिए कुछ बेहतर है कि हम गवर्नेंस कर सकते हैं। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके बहुत मुश्किल था। नहीं तो डॉक्टर साहब, अब उसके लिए डॉक्टर साहब अब सवाल ये है, डॉक्टर साहब, एक तो हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है, ज़ाहिर है उससे इस गवर्नेंस को देखना भी है। दूसरा, आप नहीं समझते कि फिर से सरकारी अस्पतालों पे जो बोझ है उसमें इजाफा हो जाएगा? 2-2, 3-3 महीने की एक सिंपल टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए सरकारी अस्पतालों में तारीख दे दी जाती है। जी, इसीलिए दिस इज द रीज़न कि हम ये चाहते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल की थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें और कर भी रहें। न्यू का हमने बिल्कुल रिवैम्प कर रहे हैं और वो हॉस्पिटल जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग जाते हैं वो उनकी जिना हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल, जो लाहौर की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिस्टर 2 अब ख्यार है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत देर से रुका हुआ था। इसी तरह रावलपिंडी में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका इफ्तिताह भी हो चुका है। इस किस्म के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो किसी हद तक कंप्लीट थे, कुछ नहीं कंप्लीट थे, उनको हमने कंप्लीट किया और फंड ज़्यादा उधर हमने डिवर्ट किए हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, आउटसोर्स नहीं करें। और फिर इस तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी बच्चियों का जिनका हम समझते हैं कि शायद ज़रूरत नहीं थी सी सेक्शन, उनके सी सेक्शन हो जाते हैं क्योंकि सी सेक्शन की बिलिंग ज़्यादा है। और 90% इसका बेनिफिशरी प्राइवेट हॉस्पिटल से, पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, प्राइवेट अस्पतालों में लोग इसलिए जा रहे थे कि वहाँ उनकी केयर ठीक होती है, सहूलतें ज़्यादा बेहतर हैं और फौरी तौर पर दाखिला हो जाता है। सरकारी अस्पताल में जाके बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरा, जो ख़राबियों का बताया जा रहा है कि जी स्टंट डाल दिए गए या अस्पतालों ने बिल बना लिए, उसकी रोकथाम तो हुकूमत का फ़र्ज़ है। एक दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने कहा था कि NHS जो बरतानिया का है वहाँ भी घपले भी होते हैं और इस तरह की जो होता है मिसयूज़ भी होता है, तो उसको रोकने की बजाय एक गरीब आदमी के इलाज से महरूम कर देना को मुनासिब तो नहीं है। दूसरा, जो पैसे वाला भी मुस्तफ़ीद अगर हो रहा है वो टैक्स देंदा है, तो उसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने तो गरीब का तो बंद ही नहीं की, बिल्कुल नहीं की। देखें, गरीब की तो कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। सिर्फ अमीरों का कहा है कि वो भी अमीर भी ले सकते हैं ये कवर। 4550 रुपया साल का देना है अपने पूरी फैमिली के लिए या अपने ड्राइवर की फैमिली के लिए, जिसके लिए भी देना चाहें, ओपन है बिल्कुल। लेकिन गरीब के लिए तो ये मुफ्त ही है बिल्कुल। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमने ये कहा है कि जो जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं
अगर वो प्राइवेट में अपना कराना चाहते हैं, तरजीही बुनियादों पर समझते हैं कि कराने की जरूरत है। जी जहाँ तक वेटिंग लिस्ट है, ये इंग्लैंड या यूएस में भी इस वक्त, जहाँ मैं भी काम करके आया हूँ, लेकिन उस वक्त तो 6 माह की थी, अब 1.5 साल की है, साल की है। जाहिर है जी। एक क्यूइंग सिस्टम है प्राइवेट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब कथा कलामी की माफ़ी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, डॉक्टर इकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।